1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो भारत के रिसोर्सेज को पूरी तरीके से एक्सप्लॉइट कर दिया गया था। अंग्रेज़ों ने इंडियन रिसोर्सेज की निचोड़ के जो भी रिसोर्सेज थे वो पूरी तरीके से ले गए। कुछ अच्छी चीज़ भी ले गए, थोड़ा बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर, लेकिन ऑन दी अदर हैंड पूरे रिसोर्सेज ले गए। देश पूरी तरीके से खोखला हो गया था। ना वेपन्स थे, ना इकोनॉमी थी, ना नौकरियां थी। बट 1947 की वो जर्नी और आज 2025, आज हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं, इनफैक्ट पूरी दुनिया भारत को एक बहुत बड़ी इकोनॉमी मानता है, भारत को एक बहुत पावरफुल देश मानता है। और पावरफुल देश इसलिए मानता है क्योंकि एपीजे अब्दुल कलाम जी ने बहुत पहले कहा था, पावर रिस्पेक्ट्स पावर। आज भारत की आर्मी, भारत की एयरफोर्स, भारत की नेवी टॉप 5 आर्मी एयरफोर्स नेवी ऑफ द वर्ल्ड में से एक है। और साथ ही भारत के पास हैं अपनी न्यूक्लियर मिसाइल्स, न्यूक्लियर बॉम्ब्स, न्यूक्लियर प्लांट्स। आज इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि 1947 की जर्नी से लेकर के आज 2025 ये इस जर्नी में कैसे हमने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे बढ़ाया, कैसे आज इंडिया इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट नेशंस व्हेन इट कम्स टू न्यूक्लियर मिसाइल्स। डिफेंस एस्पिरेंट्स, नमस्कार, स्वागत है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। एक बार फिर एक चर्चा जिसमें शिवम सर और मैं बात कर रहे हैं न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑफ इंडिया के बारे में। अगर आपने पीछे 2 वीडियोस देखी हो तो एक बार हमने अटैक हेलीकॉप्टर्स की बात की थी और दूसरी बात शिवम हमने अग्नि 5 के बारे में बात की थी। तो अब हम लोगों ने ऐसी ही चर्चाओं पे डिस्कशन स्टार्ट किए हैं। डिफेंस पॉडकास्ट की ये सीरीज है। एस्पिरेंट्स एंजॉय करिएगा और वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। सर, मैं एक चीज़ पहले तो ये बताना चाहता हूँ, थैंक यू सो मच, आपने ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाई। इंडिया में मैं बड़े रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कह रहा हूँ कि हमारा एक लौता ये ऐसा चैनल है जो डिफेंस पॉडकास्ट शुरू किया है, और कोई यूट्यूब चैनल ऐसा नहीं है जहाँ पे डिफेंस पॉडकास्ट स्टार्ट हुआ हो। मतलब हमारे आर्मी के बारे में बात हो, नेवी के बारे में बात हो, लोग इसको बड़ा मतलब अवॉइड करते हैं। अवॉइड इन द सेंस लोग बात नहीं करना चाहते क्योंकि लोगों को इंटरेस्ट नहीं जनरेट होता है इस पे। इस वजह से डिफेंस के बारे में तो बात अधिकतर होती है, कई सारे मेजर्स हैं, जनरल्स हैं, उनसे बात होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा ये चीज़ लाइमलाइट में नहीं आती, वायरल नहीं होती, लोग बात अवॉइड करते हैं। तो हम अपने टॉपिक पे आते हैं डायरेक्ट। सर, इंडिया का जो न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम है, अब एनर्जी की जरूरत तो सबको रहती है, इलेक्ट्रिसिटी, किसी भी नेशन को अगर डेवलप होना है तो दैट बिजली चाहिए, पेट्रोल चाहिए, सारी चीजें। लेकिन सर, अगर हम अपने पड़ोसी देशों को देखते हैं ना, तो हमें न्यूक्लियर वेपन भी चाहिए क्योंकि बहुत हॉस्टाइल नेबर है हमारे। जैसे एक तरफ पाकिस्तान है, एक तरफ चाइना बैठा हुआ है, तो हमें यहाँ पर न्यूक्लियर एनर्जी के साथ साथ न्यूक्लियर वेपन की भी रिक्वायरमेंट थी। हम आजाद हुए, आपने बताया कि हमारे पास रिसोर्सेज बहुत कम थे, खत्म हो गए थे, ऑलमोस्ट ना के बराबर थे। और टेक्नोलॉजी का तो सर हम सोच भी नहीं सकते थे। तो हमारे जो साइंटिस्ट थे, हमारे जो आर्मी के ऑफिसर्स थे, डिफेंस मिनिस्टर थे, प्राइम मिनिस्टर थे, इन सबको एक चीज समझ में आया जब 71 की वॉर हुई कि इंडिया के पास भी अपना न्यूक्लियर वेपन होना चाहिए। विजन अच्छा था, बहुत बेहतरीन था। तो 74 में जो है हमने पोखरण 1 किया था, 18 मई, ऑब्वियसली 18th of May 1974 में हमने पोखरण, लाफिंग बुद्धा नाम था। तो हमने वो कंडक्ट किया, बट हमें सिर्फ 18th May 1974 दिखा। इसके पीछे की जो स्ट्रैटेजी थी ना, वो किसी को नहीं पता थी। उसके बारे में भी हम थोड़ा सा आज डिस्कस करेंगे। बिल्कुल सर, यहाँ पे हुआ क्या, इंडिया को सबसे पहले चाहिए थे रिएक्टर्स और रॉ मटेरियल, जो कि यूरेनियम होता है, थोरियम होता है, प्लूटोनियम होता है, जिससे हम यहाँ पे न्यूक्लियर वेपन बनाएंगे।
अच्छा, न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए सर जो न्यूक्लियर मटेरियल होता है उसका एनरिचमेंट करना पड़ता है, और एनरिचमेंट अगर 20% से ज्यादा हो रहा है तो वो डिफेंस पर्पसेस के लिए इस्तेमाल होता है, और 20% से कम हो रहा है तो वो सिविल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल हो रहा है, फॉर इलेक्ट्रिसिटी पर्पसेस। अब सर हमें टेक्नोलॉजी तभी मिल सकती है जब हम एक ग्रुप का पार्ट होंगे, एंड दैट ग्रुप इज नोन एज न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। तो वी आर नॉट द मेंबर ऑफ एनएसजी, और एनएसजी का मेंबर बनने के लिए एनपीटी साइन करना इज मैंडेटरी। तो मैं एनपीटी के भी साइन किया नहीं, क्योंकि वहां पे इशू ये होता है सर कि अगर आप एनपीटी साइन कर लोगे तो आपको फिर अपने न्यूक्लियर वेपन्स जो भी हैं डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। इन फ्यूचर कभी भी न्यूक्लियर टेस्टिंग नहीं कर सकते, सेल्फ इम्पोज्ड मोरेटोरियम लग जाएगा, और आईएए के वॉचडॉग्स आपके देश में कहीं पे भी कभी भी आ सकते हैं। तो ये सारी चीजें थी, तो इंडिया वाज नॉट रेडी फॉर एनपीटी, तो लेकिन प्रोग्राम चलाना था। तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे एट दैट टाइम इंदिरा गांधी जी, तो उनका विजन था कि हमें किसी ना किसी तरीके से शुरू जरूर करना है। तो हमने बात करा यूएसए से कि सर हमें टेक्नोलॉजी चाहिए, लेकिन ओपनली बता भी नहीं सकते कि वेपन बनाना है। तो उन्होंने क्या करा कि सर आप एनपीटी साइन कर लो। हाँ, तो बार बार वो emphasize एम्फसाइज कर रहे थे कि एनपीटी कर लो, एनपीटी कर लो। तो इंदिरा गांधी जी ने मना किया कि नहीं सर। तो अब डील कैसे हुई सर, यहाँ पर उन्होंने, इंडिया उस टाइम पे भी एक मार्केट था, लोग परचेज कर रहे थे थोड़ी बहुत चीजें, कुछ कंपनियां थी जो यहाँ पे लग रही थी। तो इंडिया ने कहा कि सर आपका और हमारा डील भी चल रही है, ट्रेड डील भी है, तो अब आप एक काम करो, ये जो डील हो रही है हम अपने इस मार्केट को शिफ्ट कर देंगे यूरोपियन नेशंस की तरफ, चाइना की तरफ शिफ्ट कर देंगे, या और भी कई मार्केट हम एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर देंगे, तो हम डील ये आपसे फिर नहीं कर सकते। तो यूएसए ने फिर, जब सर इंटरनेशनल रिलेशन में एक चीज होती है दैट देयर इज नो फ्री लंचेस एंड नो फ्री डिनर्स, हर चीज की कीमत देनी पड़ती है। तो यहाँ पर यूएसए जैसे तैसे एग्री किया, उसने हमें रॉ मटेरियल सप्लाई किया, दैट इज द यूरेनियम। तो हमने कहा भाई आपने तेल तो दे दिया बट बाइक नहीं है, बिना बाइक के हम तेल का करेंगे क्या? तो उन्होंने बोला ठीक है आपको हम रिएक्टर प्रोवाइड करवाते हैं। रिएक्टर यूएसए ने दिया हमको, बट सर रिएक्टर के अंदर एक कोर बनता है, कोर होता है जिससे वो वर्क करता है। तो उसकी जो स्टील होती है ना, वो सिर्फ वर्ल्ड में 3 जगह होती है, चाइना में होती है, कनाडा में होती है और जापान में होती है। जापान वो स्टील हमें प्रोवाइड करेगा नहीं, क्योंकि जापान न्यूक्लियर वेपन को बहुत नजदीक से देख चुका था, हिरोशिमा और नागासाकी में। और चाइना के साथ थोड़ा रिलेशन हमारे खराब होना शुरू हो रहे थे उस दौरान, क्योंकि 62 का युद्ध भी हो गया था हमारा, तो चाइना कभी ये स्टील देने वाला नहीं। बच गया कनाडा, और कनाडा गुड बुक्स में है यूएसए की, तो यूएसए ने फिर कनाडा को प्रेशराइज किया। कनाडा ने जो है फिर हमें न्यूक्लियर रिएक्टर का वो स्टील प्रोवाइड करवाया। अच्छा, हमने यहाँ पे, कनाडा ने एक प्रॉमिस लिया हमसे कि आप न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करोगे हमारे इस स्टील का यूज करके, और यूएसए ने भी कहा कि आप न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करोगे इस रिएक्टर का यूज कर। हमने बोला ठीक है नहीं करेंगे, कोई इशू नहीं। पूरा रिएक्टर बन करके आया कनाडा से। अब जब ये रिएक्टर आया, हमने उस रिएक्टर को अपने साइंटिस्ट के पास रख दिया, और हमने यहाँ पे उनसे ये कहा कि सर इसके पुर्जे पुर्जे खोल डालो, क्योंकि इंडिया में रिवर्स इंजीनियरिंग बहुत तेज है। उन्होंने पूरा रिएक्टर का कट कॉपी पेस्ट एक इंडिजिनस रिएक्टर बना दिया, दैट इज अप्सरा, तारणी एंड पूर्णिमा। ये इंडियन मेड है सर, ये हमने खुद से बनाया। और इसमें से जो वेस्ट मटेरियल आया यूरेनियम को एनरिच करने के बाद, उससे हमने यहाँ पर वेपन्स बनाना शुरू किए, और फिर हमारा पोखरण 1 हुआ। पोखरण 1, तो जब पोखरण 1 हुआ तो कनाडा यूएस ने ऑब्जेक्शन नहीं किया? बिल्कुल किया सर। कनाडा ने तो ये तक कहा था कि सर आप हमारा ये जो रिएक्टर है इसको भेजो, जो स्टील है ये स्टील आप हमें वापस दो, हम आपके ऊपर सैंक्शंस वगैरह लगाएंगे। यूएसए ने भी सेम चीज कही। तो हमने बोला सर होल्ड ऑन, हमने आपके रिएक्टर से कोई भी छेड़छाड़ नहीं करी है, वो रिएक्टर एज इट इज सिविल पर्पसेस के लिए इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कर रहा है, बट हमने तो हमने इंडिजिनस कर लिया, इंडिजिनस रिएक्टर बनाया, उससे हमने यहाँ पर चीजों को किया। अच्छा सर, इसके बाद जब हम यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आपको मैं बताऊं 2008 में थोड़ा सा मैं और आगे आ गया, डायरेक्ट कूद गया हूँ। तो 2008 में हमने 123 एग्रीमेंट किया। इसी यूएसए के साथ हुआ था। कनाडा भी था उसमें? कनाडा नहीं था, यूएसए था सर।
123rd अमेंडमेंट एक्ट हुआ था यूएसए में। अच्छा। क्योंकि हमें अब रिएक्टर्स की जरूरत थी, न्यूक्लियर वेपन्स उसकी दैट व्हाट वी कॉल रॉ मटेरियल की जरूरत थी हमारे सिविल पर्पसेस के लिए। तो ये थे मनमोहन सिंह जी थे। तो यूएसए ने कहा कि हमें याद है आपका पोखरण, आपने झूठ बोला हमसे और इस तरीके से क्या हम नहीं करने वाले। तो मनमोहन सिंह जी एक बहुत बेहतरीन अर्थशास्त्री हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, तो जिनको बहुत ज्ञान है। तो उन्होंने कहा कि सर देखो मार्केट बहुत बड़ा है इंडिया का और मार्केट अब फैल भी रहा है, तो आप क्या चाह रहे हो कि ये डील हम किसी और को दे दें, जैसे हमने काटसा वगैरह में यूएसए को समझाया था वैसे ही। तो यूएसए अगेन फिर से मान गया बात और फिर से बात आई कि अब रिएक्टर कहाँ से मिलेगा, क्योंकि ना तो जापान देगा, ना कनाडा देगा और ना ही चाइना देने वाला है। तो हमने हाथ रखा जापान के ऊपर, स्टील के ऊपर। तो हमने हाथ रखा जापान के ऊपर। तो जापान ने कहा कि नहीं सर हम नहीं दे सकते क्योंकि आपका जो पोर्टफोलियो है ना वो सही नहीं है। तो जापान ने यहाँ पर एक चीज का, हमने जापानीज जो कंपनीज थी सर, उन जापानीज कंपनीज को हमने यहाँ पे प्रेशराइज करना शुरू किया कि आप अपने देश में जाओ और अपने जो लीडर्स हैं उनको समझाओ कि इंडिया के साथ ये डील करें। जैसे हिताची हो गई, मित्सुबिशी हो गई, तोशिबा हो गई, कावासाकी हो गई, जो यहाँ पे बिजनेस कर रहे थे। अच्छा बिजनेस था। तो हमने इनका मार्केट वाइंड अप कर दिया कि ऐसा है आप बोरिया बिस्तरा मान दो और जाओ अपने देश। तो इन्होंने प्रेशराइज किया, तब जाकर के जापान रेडी हुआ था कि हमें स्टील देगा। बट सर अनफॉर्चुनेटली जापान में जो है एक न्यूक्लियर इंसिडेंट देखने के लिए मिला, जिसकी वजह से न्यूक्लियर पावर प्लांट जो जापान का था, फुकुशिमा इंसिडेंट इसको कहा जाता है, न्यूक्लियर पावर प्लांट में एक सुनामी वेव आई, वाटर वेव, और वो पूरे पावर प्लांट में चली गई। वो पूरा न्यूक्लियर पावर प्लांट खत्म हो गया, तहस नहस हो गया। वो वाटर इवन आज भी जापान ने अपने पास स्टोर करके रखा हुआ है क्योंकि वो रेडियो एक्टिव वाटर है और उसको इस तरीके से ओशंस में नहीं भेजा जा सकता। तो इसके बाद बच गया कनाडा। फिर हमने कनाडा को पकड़ा दोबारा से। हमने कहा भाई देखो हमें इस बार रिएक्टर चाहिए और टू बी वेरी ऑनेस्ट हम सिविल पर्पस के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो कनाडा बोला इस बार आप लिख के दो। पिछली बार लिखवाया नहीं था हमने, इस बार लिख के दो आप हमको कि आप हमें प्रोवाइड करवाओगे। तो हमने बोला ठीक है हम लिख के भी दे रहे हैं। हमने एक शर्त और रखी, हमने बोला हम आपसे अब स्टील नहीं लेंगे, आप हमें पूरा रिएक्टर बना करके दो। मान लो इन फ्यूचर अगर हम तोड़ देते हैं ये डील तो हम स्टील कहाँ से कोर से निकालेंगे फिर आपको देंगे, तो वो रिएक्टर हमारे लिए किसी काम का नहीं, पूरा रिएक्टर ही दे देंगे। तो यहाँ पर ये चीजें हमने कनाडा के साथ करी। और यूएसए के साथ जब डील हुई ना सर 2008 में, तो यूएसए ने यहाँ पे ये कहा, अमेंडमेंट कर दिया था अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। पहले ही जब हमने पोखरण किया था उस समय यूएसए ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया था कि यूएसए किसी भी नॉन एनएसजी मेंबर को टेक्नोलॉजी और न्यूक्लियर रॉ मटेरियल प्रोवाइड नहीं करवाएगा। तो यूएसए ने बोला सर ये तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। इंडिया ने कहा कि देखो भाई ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, आप जानो, आप इसमें अमेंडमेंट्स भी कर सकते हो। तो यूएसए यहाँ पे 123rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लेके आता है ओनली फॉर इंडिया। अच्छा, ये हमारी डिप्लोमेसी उस टाइम पे भी थी, अच्छी थी, बहुत शानदार। क्योंकि यूएसए लीविंग असाइड बीजेपी, कांग्रेस, ये सब अलग अलग, क्योंकि देश पहले, उसके बाद ये सब पॉलिटिशियंस और पॉलिटिकल पार्टीज हैं, बट दैट डील वाज अ गुड डील। तो यहाँ पे देश के हित के लिए था। तो 123rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ ओनली फॉर इंडिया। फिर उसके बाद हमने यहाँ पर न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम अपना शुरू किया फॉर सिविलियन पर्पसेस। तो जैसे जैतपुर, तारापुर और भी कई जगहें जैसे कुडानकुलम हो गया, इन सब जगह पे फिर हमने न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होते हैं उसको इंस्टॉल करना शुरू किया। अब सर यहाँ पे न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम को हमने 3 पार्ट में डाला। इस वजह से क्योंकि इंडिया में अगर आप देखेंगे थोरियम बहुत ज्यादा है, अबंडेंट मात्रा में थोरियम हमारे पास है। तो 3rd स्टेज जो है ना हमारा, वो थोरियम को यहाँ पे यूज करेगा। 1st स्टेज जो देखने के लिए मिलता है यहाँ पे हैवी वाटर रिएक्टर था, 2nd स्टेज में प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर देखने के लिए मिला, और 3rd स्टेज जो रहेगा वहां पे हम थोरियम का यूज करेंगे। फिर उसके बाद डील हुई हमारे ऑल वेदर फ्रेंड रशिया के साथ। रशिया ने भी हमें रिएक्टर्स वगैरह प्रोवाइड करे, क्योंकि जब यूएसए आ गया तो रशिया भी आ गया। तो ये सारी चीजें, रशिया ने वोदा रिएक्टर दिया। वोदा स्टैंड्स फॉर वाटर,
अच्छा, हाँ, तो वहाँ पे वाटर एज अ कूलेंट की तरीके से इस्तेमाल हुआ, तो वोदा रिएक्टर आया। तो सर अब इन टोटल हमारे पास कितने न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के बारे में बात करें तो 23 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स इन ऑल टोटल देखने के लिए, कमर्शियल सिविल पर्पसेस के लिए। लेकिन इसमें से अभी कुछ ऐसे हैं जो इंस्टॉल होना बाकी है, इंस्टॉल अभी नहीं हुआ। अच्छा। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगर हम ऑफिशियल रिकॉर्ड्स उठाएंगे उसमें 23 हमें देखने के लिए मिलेंगे एज पर गवर्नमेंट। बट अभी कुछ रिएक्टर्स ऐसे हैं जिनका इंस्टॉलेशन बाकी है। और मिलिट्री की कितने, ये तो कोई मिलिट्री के सर वो तो किसी को पता इंफॉर्मेशन होगी भी नहीं, और होगी भी तो हम बोलेंगे क्यों क्यों है। और सर एक चीज और मैं बताऊंगा, मैंने एनएसजी और एनपीटी के बारे में बात किया, तो इंडिया को एनएसजी की मेंबरशिप चाहिए थी, और ये बात वही 2008 से ही शुरू हो गई थी, मनमोहन सिंह जी जब थे। सर वही एनएसजी के बारे में मैं बता रहा था आपको, तो इंडिया को एनएसजी की मेंबरशिप चाहिए थी। एट दैट टाइम कांग्रेस एडमिनिस्ट्रेशन वाज देयर, डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, तो यहाँ पर बात तो उसी समय से स्टार्ट हो गई थी। फिर गवर्नमेंट बदली, गवर्नमेंट आना जाना तो सर वो तो चलता रहता है, क्योंकि देश हमारा सबसे पहले है, चाहे सरकार कोई भी हो। सही बात। और फिर उसके बाद सर समय आया 2014 का। 2014 में बराक ओबामा इंडिया विजिट किए थे 26 जनवरी को। हाँ, तो ये हमारा गेस्ट बने थे। तो ये कल्चरल प्रोग्राम देखने नहीं आए, यहाँ पे बात हो रही थी सर एनएसजी के बारे में। तो एट दैट टाइम मोदी एडमिनिस्ट्रेशन हमें देखने के लिए मिल रहे थे, प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी थे उस समय। तो इन्होंने बात किया कि हमें वही जो पुरानी डील हो रही थी उसी को आगे कंटिन्यू करना है, क्योंकि सब जानते हैं कि देश हमारा सबसे पहले है ना, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी कुछ भी हो, देश इज एट द टॉप। तो इन्होंने भी कहा, तो बराक ओबामा ने कहा ओके गो फॉर इट, बट इंडिया ने कहा कि सर विदाउट साइनिंग द एनपीटी। तो यूएसए ने कहा ट्रस्ट मी, अप्लाई करो। इंडिया ने 2015 में सर एनएसजी की मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया। एनएसजी में 50 मेंबर्स होते हैं, 50 में से अगर किसी एक ने भी वीटो लगा दिया तो मेंबरशिप नहीं मिलेगी। यहाँ पर 48 नेशंस ने कहा यस इंडिया शुड गेट द एनएसजी मेंबरशिप एंड विदाउट साइनिंग द एनपीटी। अब ये जो 8 मेंबर्स थे, चाइना और उसके जो अलाइज थे, जो फ्रेंड्स थे, वो थे जैसे टर्की वगैरह, तो लोगों ने मना कर दिया। अच्छा, इनका मना भी नहीं किया, इन्होंने बस ये कहा कि अगर इंडिया को मिल रही है मेंबरशिप तो या तो इंडिया एनपीटी साइन कर ले, नहीं तो पाकिस्तान को भी ले आओ बिना एनपीटी साइन करवाए। अच्छा। तो इंडिया ने कहा ऐसा है, हमें मेंबरशिप नहीं चाहिए, लेकिन पाकिस्तान को तो हम नहीं आने देंगे, क्योंकि चाइना नो दिस थिंग वेरी वेल कि अगर जिस भी दिन इंडिया एनएसजी का मेंबर बन गया उस दिन पाकिस्तान को तो मेंबरशिप नहीं मिलेगी। और इंडिया ने एक चीज और कहा कि सर हम ऑस्ट्रेलिया ग्रुप के मेंबर हैं, हम वसेनार ग्रुप के मेंबर हैं, हम that what we call MTCR के मेंबर हैं। Then sir why not NSG? NSG की भी मेंबरशिप दो, और आप हमारी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन को उठा के देखो, नो फर्स्ट यूज हमने वहां पे लिखा है। हम कभी भी नॉन न्यूक्लियर कंट्री के ऊपर अटैक भी नहीं करेंगे जब तक हमारे ऊपर नहीं होगा। लेकिन सर यहाँ पे एक बड़ी बेहतरीन बात और लिखी है, मिनिमल क्रेडिबल डिटरेंस। मतलब ये होता है कि अगर हमारे ऊपर न्यूक्लियर वेपन से अटैक हुआ तो हम तब तक मारेंगे आपको जब तक आप निस्तेनाबूद नहीं हो जाते, मतलब दुनिया के नक्शे से हट नहीं जाते। तो लोग गेस करते हैं ना कि इंडिया के पास 200 न्यूक्लियर वेपन होंगे, 250 होंगे, तो और ज्यादा हो सकते हैं, क्योंकि मिनिमल क्रेडिबल डिटरेंस न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में लिखा गया है कि तब तक मारेंगे जब तक वो हट नहीं जाता। तो ये हमारी डॉक्ट्रिन है। तो फिर इस पे अब आगे डेवलपमेंट क्या होता है उसको देखना है, क्योंकि आज का जो सिनेरियो है, लग रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप के इस टेन्योर में इंडिया को मेंबरशिप मिल जाती, इंडिया अप्लाई करता फिर से, बट हो क्या गया, इंडिया और यूएसए के जो रिलेशन थे वो थोड़ा गर्दिश में जा रहे हैं, टेरिफ वॉर चल रही है। तो ये सारी चीजें हैं सर। अब इस पे नया डेवलपमेंट क्या होगा उसको देखना बाकी है। बट ओवरऑल अगर तुम्हें न्यूक्लियर पावर प्लांट को समराइज करना हो तो हाउ वुड यू डू दैट फॉर डिफेंस एस्पेक्ट्स? सर ओवरऑल वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन हाँ, ओवरऑल अगर मुझे अपने न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम को समराइज करना हो तो मैं यहाँ पे यही बताऊंगा कि हमने स्टार्टिंग बड़ी मेहनत से करी थी। मेहनत से इन द सेंस बहुत झेला हमारे साइंटिस्ट ने, सब लोगों ने, क्योंकि आर्मी के ट्रक्स में मिसाइल्स वगैरह जाती थी। आज आर्मी के ट्रक्स में एसी नहीं होता, और उस टाइम तो सर भूल ही जाए हम लोग कि होगा भी। और उसके बाद हमारे जो पावर प्लांट्स हैं, अब हमारे पास इतना हम केपेबल हो चुके हैं
कि हमारे जो वेपन्स हैं, न्यूक्लियर वेपन्स हैं, वो मिनिमल क्रेडिबल डिटरेंस के लिए तैयार हैं कि अगर कोई अटैक करेगा तो हम उसको बहुत मारेंगे, और तब तक मारेंगे जब तक वो नक्शे से ना हट जाए। और न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम तो सर हमारा चल ही रहा है और वो आगे भी चलेगा, क्योंकि एनर्जी की रिक्वायरमेंट हमें है और जो क्लाइमेट चेंज वगैरह हो रहा है इस वजह से जो न्यूक्लियर एनर्जी है सबसे क्लीनेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी देखने के लिए मिलती है। बस एथिकल इशू यहाँ पे यही है कि जो इसका रॉ मटेरियल है उसको कैसे डंप करना है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा रेडियो एक्टिव है। तो उसके लिए भी हमारी गवर्नमेंट ने कई सारे डिफरेंट सोल्यूशंस लेकर के आई है। So overall, our nuclear plant is one of the best in the era of countries like US, Russia. हम आज इनको स्टैंड करते हैं, टफ कंपटीशन दे रहे हैं सर इनको, बहुत टफ, मतलब इनकी हालत खराब है सबकी, कि कोई चाहता नहीं था कि इंडिया के पास न्यूक्लियर वेपन आ जाए, लेकिन हमने फाइट किया। एक फाइटिंग स्पिरिट जो होती है ना एक इंडियन के अंदर, वो इंडिया में हैट्स ऑफ टू हमारे लीडर्स भी, जिनका विजन बहुत तगड़ा था। होमी जहांगीर भाभा हो गए, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर हो गए, एंड सर ये मतलब दे वर द विजनरीज, मतलब इनका बहुत बेहतरीन और बहुत शानदार कि इंडिया को आगे 20 साल में कहाँ पे होना चाहिए, 25 साल में कहाँ होना चाहिए, वो इन्होंने दिखा दिया। इसी के साथ डिफेंस एस्पिरेंट्स इजाजत दीजिए। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो। Being a defense aspirant, being an Indian, you should know कि न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हमारे पास कितने हैं, क्या हमारी जर्नी थी, क्या कितनी स्ट्रगल मारी, और अपने दोस्तों तक भी ये वीडियो पहुंचाएं ताकि हर एक हिंदुस्तानी को गर्व हो अपने देश पे। जय हिंद। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।